नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल है वो विशेष तौर से महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जो जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके जो मासूमियत भरा चेहरा है, उनके चेहरे की मासूमियत यूं ही बरकरार रहे, पेपर्स का जो खौफ है वो बिल्कुल भी उनके चेहरे पर ना दिखे, इसी के इसी पर्पज के साथ इस चैनल का है वो आगाज़ किया गया है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हिंदी लिटरेचर का जो आपका पेपर होने वाला है, उसकी यूनिट सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय इतिहास दर्शन किस प्रकार के दृष्टिकोण से प्रभावित है। भारत का जो हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, वो किस प्रकार के दृष्टिकोण यानी क्या क्या चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। अध्यात्मवादी और आदर्शपरक दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समसामयिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या इहलौकिक दृष्टिकोण। यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण हमें इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए, हमारा समाज है वो हमेशा से ही आदर्शपरक रहा है, ठीक है। और अध्यात्म का हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बोलबाला है, धर्म का हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को जो चीज़ें मिलती हैं वो कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा वो होगा अध्यात्म एवं आदर्शपरक दृष्टिकोण। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महाभारतकार ने इतिहास को किस रूप में विश्लेषित किया। तो किस रूप में विश्लेषित किया, एक ऐसा आख्यान जिससे संसार में सुख से जिया जा सके। क्या ये सही बात है, एक ऐसा आखन जिससे सृष्टि के रहस्यों को जाना जा सके कि यह सृष्टि कैसे बनी है। एक ऐसा पूर्व व्रत जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश दिया जा सके। तो महाभारतकार ने इतिहास को किस रूप में विश्लेषित किया, तो सही जो रूप है विश्लेषित करने का वो क्या है, तो वो है एक ऐसा व्रत जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश, यानी सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सबसे सही और सटीक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराणों में इतिहास का किस रूप में स्वीकार किया गया। इतिहास को पुराणों के अंदर किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो कौन सा रूप है, तीन कथाओं के रूप में, दार्शनिक कथाओं के रूप में, नीति कथाओं के रूप में या ऋषि एवं महापुरुषों के चरित्रवान के रूप में। तो पुराणों में इतिहास को है वो पहले टाइम में क्या होते थे, महापुरुष होते थे और ऋषि मुनि होते थे। तो सीधी सी बात है, जो इतिहास है कि किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो रूप कौन से में स्वीकार किया गया, वो किया गया है ऋषि और महापुरुषों के चरित्रवान रूप में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्टर नरेंद्र ने भारत के प्राचीन इतिहास ग्रंथों में ऐतिहासिकता के सुरक्षित न रह पाने का क्या कारण बताया है। यानी डॉक्टर नरेंद्र ने भारत के इतिहास ग्रंथों में ऐतिहासिकता के सुरक्षित न, यानी जो ऐतिहासिकता रियल में थी वो पूर्णतया से सुरक्षित न रह पाई, इसके पीछे कारण क्या है। पुराणों में चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों व आध्यात्मिक रूपकों ने ऐतिहासिकता को चोट पहुंचाई। चारित्रिक मूल्य हैं, जो नैतिक उपदेश हैं, जो आध्यात्मिक रूपक हैं, उन सब चीज़ों को विखत रूप से आगे दिखाया गया और बाकी चीज़ों को छुपा दिया गया। तो क्या ये वजह रही, या पुराण काल के बाद के कलहण और बाण आदि इतिहासकार सत्य के शोध के साथ साथ शिवम और सुंदरम से उनका सामंजस्य स्थापित करने के कारण ऐतिहासिकता की सुरक्षित नहीं रख पाए। क्या ये कारण हो सकता है, या उपयुक्त दोनों कारणों ने ऐतिहासिकता को नष्ट किया। तो देखिए, यहाँ पर उपयुक्त दोनों कारणों ने ही ऐतिहासिकता को क्या किया था, नष्ट किया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ए और बी यहाँ पर राइट हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इतिहास की परिवर्तनशीलता पर बहुत बल दिया। किस विद्वान ने इतिहास की परिवर्तनशीलता पर बहुत बल दिया, यानी इतिहास है वो परिवर्तन हो चुका है, इतिहास के अंदर इतिहास जो रियल में था उसे लिखा नहीं गया, तो इसकी परिवर्तनशीलता पर बहुत बल देने वाला कौन था। तो उसका नाम क्या था, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश था। क्या नाम था, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश ने इस चीज़ पर विशेष तौर से बल दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई ऑप्शन रहेगा, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश। इतिहास के प्रथम व्याख्याता कौन माने गए हैं, यानी सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले कौन थे, किसको माना गया है। तो वो माना गया है हीरोडोट्स को, यहाँ पर लेकिन सही है वो हीरोडोट्स होगा। क्या होगा, हीरोडोट्स। ठीक है, हीरोडोटस लिख रखा है इसने, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इतिहास का संबंध अतीत के साथ साथ वर्तमान से भी स्वीकार किया।
किस विद्वान ने इतिहास का संबंध, हिस्ट्री का जो संबंध है वो अतीत के साथ साथ वर्तमान से भी स्वीकार किया? कांट ने, हीगेल ने, स्पेंगर ने, या विको ने, या E.H. कॉर ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर है वो इसका क्या है? तो राइट आंसर है इसका विको ने। किसने किया था? विको ने। सी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सबसे ठीक और सही आंसर है। ठीक है। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन के विषय में प्रस्तुत कौन सा मत कॉलिंगवुड से संबंधित है? तो कॉलिंगवुड से संबंधित कौन सा मत है यहाँ पर? इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है और न ही अतीत के विषय में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। क्या ये बात सही है? दूसरा, इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा एक जैसी नहीं रहती है। क्या ये बात है? सदा एक जैसी रहती है जबकि एक जैसी नहीं रहती हैं। ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन भी कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो देखिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर वही आंसर सही होता है जो सबसे बड़ा लिखा हुआ हो। ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इतिहास दर्शन में कारण कार्य के संबंध को महत्व दिया? कारण और कार्य, किस कारण से कौन सा कार्य किया जाए, इस संबंध को महत्व दिया, ऐसे कौन थे? तो क्या वो हीगेल थे, E.H. कार थे, ए या बी दोनों थे, या कांट थे? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इन दोनों ने क्या किया? इतिहास दर्शन में कारण और कार्य दोनों को महत्व दिया। तो ये कौन लोग थे? हीगेल थे। पहले कौन थे? हीगेल। कौन थे? हीगेल। और दूसरे कौन थे? E.H. कार थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही होंगे यहाँ पर। ठीक है। अगला है, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया, यानी जो बाहर की तरफ जो हमारा नेचुरल, जो हम कह सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल जो हमारा विकास है, जैसे रोडें बना दी गई है, जो चीज़ें बना दी गई हैं, विकास जो हो रहा है, जो भी चीज़ें आपको बाहर की तरफ दिख रही है, वो असल में आंतरिक विकास प्रक्रिया, यानी प्रकृति खुद जो विकास कर रही है अपने अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो क्या उसका प्रतिबिंब मात्र होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह कथन देने वाले कौन थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम है कांट। क्या नाम है? कांट। सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सबसे सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, किस विद्वान ने कहा कि इतिहास की व्याख्या विवेचना द्वंद्वात्मक प्रकृति पर की जानी चाहिए? जो इतिहास की व्याख्या है, इतिहास को जो लिखने का काम है, जो उसे बताने की जो व्याख्या है, वो विवेचना द्वंद्वात्मक पद्धति पर की जानी चाहिए। यानी जो चीज़ें हैं उनके अंदर आपस में उनकी विवेचना की जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ में उनको कोरिलेट करना चाहिए, और फिर उसके बाद में जो इतिहास है वो लिखना चाहिए। हीगेल ने, कांट ने, स्पेंगलर ने, या E.H. कार ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हीगेल। क्या है? हीगेल इसका राइट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन सबसे सही है। नेक्स्ट देखिए, किस सिद्धांत के सामने आने पर इतिहास को एक नई दृष्टि मिली? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके सामने आने पर इतिहास को एक नई दृष्टि मिली? डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, या भरत मुनि का रस सिद्धांत? सामने इतिहास को एक नई सृष्टि मिली थी, वो डार्विन की विकासवादी सिद्धांत से मिली थी। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का मतलब होता है, उसने कहा था कि जो जो चीज़ें आगे ज़रूरी होंगी वो चीज़ें बची रह जाएंगी, और जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होंगी वो टाइम के साथ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है। तो ये डार्विन का विकासवादी सिद्धांत था। जैसे इंसानों के अंदर भी बात की जाए, जो जो चीज़ें काम की नहीं थे, जैसे कभी कहा करते थे कि इंसान बंदरों के पूर्वज हैं, तो बंदरों में पूँछ हुआ करती थी, लेकिन इंसानों में पूँछ नहीं है, क्योंकि वो काम की नहीं रही, धीरे धीरे क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है वो सबसे सही और सटीक आंसर था किसके? इतिहास को एक नई सृष्टि देने के लिए थे। ये ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही आंसर है। ठीक है। किस विद्वान ने इतिहास और साहित्य का घनिष्ठ संबंध स्वीकार करते हुए साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में तीन तत्वों की स्थिति स्वीकार की? तो ऐसे कौन थे वो? तो वो उनका नाम है, क्या नाम? तेन है। क्या नाम है उनका? तेन। सी ऑप्शन क्या, ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सही रहेगा। ठीक है। किस विद्वान ने तेन के इतिहास और साहित्य के घनिष्ठ संबंध की व्याख्यायित करने वाले विचारों की आलोचना की? अब तेन के विचार की आलोचना करने वाले कौन थे? तो तेन के विचार की आलोचना करने वाले कौन थे? हडसन थे। कौन थे? हडसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही रहेगा। ठीक है। फ्रांसीसी विद्वान तेन ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया में किन तत्वों को स्वीकार किया? तो तेन ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया में किन तत्वों को स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया था?
जाति, वातावरण, क्षण विशेष या उपयुक्त सभी। तैन ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया में इन तीनों ही चरणों को क्या किया था, स्वीकार किया था। जाति को भी किया था, वातावरण को भी किया था और क्षण विशेष को भी किया था। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो कौन सा होगा, उपयुक्त सभी रहेगा। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। हडसन ने तैन के मत का खंडन करते हुए साहित्य के विकास की प्रक्रिया में किस तत्व को जोड़ा। हडसन ने तैन के मत का खंडन करते हुए, तैन ने जो खंडन किया था, जो जाति, वातावरण, क्षण विशेष, इन सभी को महत्व दिया था, तो हडसन ने क्या किया, तैन के मत का खंडन करते हुए साहित्य के विकास की प्रक्रिया में एक तत्व और जोड़ दिया था। और वो तत्व कौन सा था, तो वो था सृष्टि का विकास, सॉरी, साहित्यकार की प्रतिमा और उसका व्यक्तित्व है। क्या था, साहित्यकार की प्रतिमा और उसका व्यक्तित्व है। यानी साहित्यकार, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं, कोई जब एक ही सेम चीज़ के बारे में जब दो इंसानों से अलग अलग लिखवाया जाता है, तो वो दोनों ही अपने अपने तरीके से लिखते हैं। यानी उसका खुद का व्यक्तित्व है कैसा, इतिहासकार का, साहित्यकार का, तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। ये बात किसने कही थी, हडसन ने कही थी। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन रहेगा। कार्ल मार्क्स ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया को किस परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया। तो कार्ल मार्क्स ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया को कौन से, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसको सामने रख करके कार्ल मार्क्स ने साहित्य के विकास की प्रक्रिया को समझाया था। तो वो क्या था, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, यानी जो मॉडर्न तरीके की तरफ बढ़ता हुआ समाज है, जो उसका विकास हो रहा है, उसकी विवेचना की जाए। ये वर्ग संघर्ष, यानी दो वर्गों के बीच में आपसी जो संघर्ष है, क्या उसको मद्देनजर रखा जाए। आर्थिक परिस्थितियाँ, उस वक्त है वो परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो किस टाइप की रही होंगी, कितना उन लोगों के पास व्यापार चलता होगा, कितनी धन की है वो मुद्रा की जो करंट रेट है, या जो हम कह सकते हैं जैसे चलन था मुद्रा का, वो कितनी संख्या में था, तो उस हिसाब पर की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कार्ल मार्क्स ने साहित्य की प्रक्रिया को इन सभी परिप्रेक्ष्यों में विवेचित किया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सबसे सही रहेगा। डी आंसर, उपयुक्त सभी क्या हैं, सही हैं। साहित्य के इतिहास दर्शन के विषय में असंगत कथन चाटिए। यानी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर जो हम फ्यूचर के जो, सॉरी, पास्ट के बारे में जो पढ़ते हैं, हम इतिहास का जो दर्शन करते हैं, असंगत कथन कौन सा है, यानी गलत चीज़ कौन सी है यहाँ पर, वो आपको छांटनी है। ठीक है। तो देखिए, साहित्य के इतिहास दर्शन में साहित्य के साथ साथ विषयगत प्रवृत्तियाँ, शैलीगत विशेषताओं तथा संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, युग चेतना और साहित्यकार की व्यक्तिगत मानसिकता का अध्ययन करना आवश्यक है। ये बात सही है। साहित्य का इतिहास दर्शन यह प्रमाणित करता है कि कोई भी एक प्रवृत्ति या पद्धति साहित्य के इतिहास लेखन में हमारी संपूर्ण सहायता नहीं कर सकती। ये बात भी सही है। साहित्य का स्वरूप साहित्य के इतिहास के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। साहित्य का जो स्वरूप है वो साहित्य के इतिहास के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। ये बात भी सही है। कोई भी साहित्यक कृति ऐसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना नहीं हो सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है, अगर कोई चीज़, मतलब पूरे इतिहास, जैसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मतलब है कि वो चीज़ उस टाइम के अंदर स्पेशल रही होगी तो ही वो फ्यूचर के अंदर लिखी जाएगी, अदर देन वो नहीं लिखी जाएगी। जैसे आज के समय मॉडर्न टाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं या सबसे ज़्यादा जो महत्व रखती हैं, तो वो चीज़ें कभी आज से जब 500 साल 300 साल बाद जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके बारे में वही चीज़ें लिखी जाएंगी, ना कि सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो ये बात भी क्या है, सही है। इनमें से कोई असंगत नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ई ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। असंगत कोई सी भी चीज़ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई ऑप्शन रहेगा। ठीक है। देखिए, पेपर के अंदर जब आप पेपर करते हैं, 1.5 घंटे का जो आपका पेपर होता है, उस पेपर के अंदर आपका टोटल दिमाग, अपना दिल और दिमाग दोनों आप पेपर के अंदर रखा कीजिए। एक एक शब्द को है वो आप बारीकी से पढ़ा कीजिए, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, चाहे आपने पढ़ा भी ना होगा। पहले अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा होगा तो भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे मतलब कुछ, जैसे किसी राइटर का नाम पूछ लिया जाए, विचारक का नाम पूछ लिया जाए, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए, कोई डेट पूछ ली जाए, तो वो तो हालांकि आपको नहीं आती होंगी, वो तो उसमें तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो ऐसे सवाल होते हैं जिन सवालों को आप अपने दिमाग पर जोर दे करके, अपने दिमाग का एल्टीट्यूड आप देख करके और सोच समझ करके अगर आप जवाब देते हैं तो आपका आंसर 100% सही जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल किया कीजिए इन सवालों को करने में, तो आपके लगभग सवाल हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे ये सवाल है, निम्न किस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पक्षों के विकास की व्याख्या की। तो अब तो ये तो एक रट्टाफिकेशन वाला सवाल है, क्योंकि आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, वैज्ञानिकों के नाम। तो इस टाइप के सवाल में तो आप आंसर नहीं दे सकते अपने दिमाग का जोर लगा करके। लेकिन जो सवाल
रियल में दिमाग से देने वाले होते हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा बारीकी से करते हैं तो आराम से आप पेपर को बढ़िया तरीके से हल कर सकते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने, तो इसका आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस विद्वान ने मनोवैज्ञानिक पक्षों के विकास की व्याख्या की। तो मनोवैज्ञानिक पक्षों के विकास की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो सभी वैज्ञानिक थे। रिचर्ड भी थे, लेविस भी थे, विलियम एम्पसन भी थे और एफ डब्ल्यू बैटसन भी थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ई ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य की विकास प्रक्रिया में द्वंद्व और संतुलन को पर्याप्त महत्व दिया। तो द्वंद्व और संतुलन को पर्याप्त महत्व देने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, गणपति चंद्र गुप्त, गिरियर्सन, मैक्स मूलर, मिस्र बंधु या कलानाथ शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तो राइट आंसर है गणपति चंद्र गणपति चंद्र गुप्त। क्या है राइट आंसर, गणपति चंद्र गुप्त, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, संतुलन स्थापना के अंतर्गत विकास की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। संतुलन स्थापना के अंतर्गत जब भी किसी चीज़ की संतुलन स्थापित किया जाता है तो उसके अंतर्गत विकास की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। आवृत्ति का मतलब है कि बार बार कोई चीज़ है वो रिपीट होती जाती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का बात हो रही है यहाँ पर। तो संतुलन अवस्था के अंतर्गत विकास की एक प्रवृत्ति पूरी हो जाती है तथा सृजन शक्ति तब तक के लिए शांत एवं निष्क्रिय हो जाती है जब तक कि उसे कोई नया द्वंद्व या किसी नए क्षेत्र का द्वंद्व पुनः उद्दीप्त या सक्रिय नहीं कर देता है। साहित्य के इतिहास दर्शन के विषय में यह मत किस विद्वान का है। तो ये बात क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहते हैं कि देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो लगभग लोगों की सोच भी है वो समान होती है, और उसके बाद में जो उस टाइम पीरियड के अंदर जो कालक्रम चल रहा होता है, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो भी लगभग समान रूप का होता है। लेकिन अचानक से फिर क्या होता है, कोई एक नई चीज़ होती है। जैसे हम बात करें मॉडर्न टाइम की, 2010 के पहले का टाइम पीरियड है वो लगभग सेम टाइम पीरियड था, 10 15 20 सालों का टाइम पीरियड। लेकिन 2010 के बाद में जैसे ही मोबाइल आया, मोबाइल के बाद में एक नई क्रांति सी आ गई, यानी जो पहले का विकास क्रम था और अब का जो विकास क्रम है उस विकास क्रम में पूरी तरीके से फेरबदल हो गया। तो इन्हीं चीज़ों की ये बात कर रहा है कि एक टाइम पीरियड तक निष्क्रिय रहती है और उसके बाद में कोई एक नई चीज़ होती है, और नई चीज़ होने के बाद में एक नया सर्जन, एक नई तरीके की मुहिम है वो छिड़ जाती है। तो ये कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या नाम था उनका, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने साहब ने ये बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतिहास दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इतिहास दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे। ये बात पहले भी हम आ चुके एक बार, तो दोबारा पहले कौन थे, ये वाल्तेयर थे। कौन थे, वाल्तेयर। इतिहास दर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये वाल्तेयर ने किया था। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ जब राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, तो राजस्थान पत्रिका के ऊपर बीच में एक पेज आता है जिस पेज के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं या बहुत सारी कहानियाँ, या समाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चल रही है, कुरीतियाँ चल रही है, उनको छोड़ना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें उस पूरे पेज पर लिखी होती है। ठीक है, वो काफ़ी बढ़िया पेज होता है। तो उस पेज के ऊपर ही ऊपर एक हेडिंग, मतलब एक छोटा सा क्योट लिखा आता है, बढ़िया लाइन लिखी आती है डेली हर रोज़, और वो लाइन कौन लिखते हैं, वाल्तेयर की लिखी हुई लाइनें हैं वो सारी की सारी। ठीक है, इतिहास दर्शन का अर्थ है, तो इतिहास दर्शन का अर्थ क्या है, कोई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ना। क्या कोई ऐतिहासिक पुराने टाइम में जो पुस्तक लिखी गई है उसको पढ़ना ही इतिहास दर्शन कहलाता है। किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करना, या उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन की पद्धतियों के समूह है जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन में संभव हो। तो इतिहास दर्शन का मतलब ही यही है कि उन दृष्टिकोणों पर विचार डाला जाए, विचारों पर, अध्ययन की पद्धतियों पर विचार डाला जाए, तो उन सब को मिला करके जिनका प्रयोग है वो इतिहास के अध्ययन में संभव हो, यही क्या है, सही आंसर है। और सबसे बड़ा ऑप्शन भी कौन सा है यहाँ पर, सबसे बड़ा ऑप्शन भी सी ऑप्शन है। तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि लगभग क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही 100% आपका सही, लगभग चांसेस ये रहते हैं कि आपका आंसर वही सही होगा। तो जब आपको नहीं आ रहा वो आंसर, तो आप तुक्का लगा करके उस आंसर का जवाब दे सकते हैं। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। पाश्चात्य का मतलब है पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिम के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। वस्तुपरक रहा है, संश्लेषणात्मक रहा है, समन्वयात्मक रहा है, या काल्पनिक रहा है, या भावपरक रहा है। तो उनका किस प्रकार का रहा है, वस्तु परक रहा है। किस प्रकार का रहा है, उनका दृष्टिकोण है वो वस्तु परक रहा है। यानी मेनली है वो किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वस्तुओं पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उनका किस प्रकार का रहा है, वस्तु परक रहा है।
साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साहित्य इतिहास के अंतर्गत साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है उस इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत, या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, या विकासवाद का सिद्धांत? युग चेतना का सिद्धांत। तो ये कह रहा है साहित्य इतिहास अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है युग चेतना का सिद्धांत। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंदर वो चीज़ें हम मेनली तौर पर पढ़ते हैं जिनसे कि आगे चल कर के भविष्य के अंदर है वो उन चीज़ों की बदौलत या उन विचारों की बदौलत है वो लोगों के अंदर, समाज के अंदर या आने वाली पीढ़ियों के अंदर एक नई चेतना का विकास हुआ होगा। तो इस चीज़ को विशेष तौर से ध्यान दिया दिया जाता है। तो इस सबसे सही और सटीक आंसर क्या होगा? युग चेतना का सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा इसका? युग चेतना का सिद्धांत। ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सबसे सही है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है, यानी सबसे ज़्यादा विवाद में रहता है? रचनाकारों के जन्म स्थान और जन्म तिथि का निर्धारण करना, यानी कि जो जिन लोगों ने रचना की थी इतिहास की उनका जन्म स्थान कौन सा था या जन्म तिथि का निर्धारण कौन सा था, क्या ये विवादास्पद है? रचनाओं की प्रमाणिकता सिद्धांत करना, यानी प्रमाणिकता सिद्धांत सिद्ध कैसे की जाए कि आप किसी ने लिख दिया कि उस टाइम पर ये हुआ था, जैसे महाभारत का लिख दिया जाए, रामायण का लिख दिया जाए, तो उसको सिद्ध कैसे किया जाए कि वहाँ पर ये चीज़ें सच में हुई होंगी? काल निर्णय और नामकरण करना, समय का निर्णय निर्धारण करना और उन चीज़ों का नामकरण करना, तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करना। तो सबसे ज़्यादा विवादास्पद जो चीज़ रही है वो क्या है? काल निर्णय और नामकरण करना। दोनों सबसे सही क्या रही है? काल निर्णय और नामकरण करना। जैसे जब भी कोई चीज़ पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, तो आप लगभग कई किताबों के अंदर या कई इतिहासकार, जब आप अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको अलग अलग मिलती हैं कि किसी में डेट कोई दे रखी है, किसी में डेट कुछ दे रखी है। तो काल निर्णय और नामकरण है वो सबसे कठिन कार्य होता है। तो विवादास्पद कार्य कौन सा रहा है? काल निर्णय करना, टाइम का निर्धारण करना और उनका नामकरण करना। निम्नलिखित में से साहित्य इतिहास का कौन सा अंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास का है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? काल विशेष के रचनाकारों का अध्ययन करना, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण करना, या मत विशेष का प्रतिपादन करना, या पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन करना। साहित्य, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप चारों ऑप्शन पढ़िए, पांचों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद दोबारा फिर से आप क्वेश्चन पर जाइए और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, डीपली तरीके से फिर से पढ़िए, तो आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा। साहित्य इतिहास का कौन सा अंग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे सामने आंसर लिखा हुआ है इसलिए आप फटाफट बता रहे हो, लेकिन आंसर नहीं लिखा होता तो आप कैसे बताते? तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन भी कौन सा है यहाँ पर? बी ऑप्शन है। सबसे बड़ा बी ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। लगभग ऑलमोस्ट केसेस के अंदर यही संभावना रहती है कि उन क्वेश्चन के सही होने के चांसेस रहते हैं आपके, ठीक है। युगीन प्रवृत्तियाँ, परंपराओं, धाराओं का तटस्थ विचरण, यही आंसर क्या होगा इसका? सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, इतिहास जो लिखा गया है उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है? सामग्री का संकलन करना, संकलित सामग्री का व्यवस्थीकरण करना, संकलित सामग्री का क्रम निर्धारण एवं वर्गीकरण करना, या वर्गीकृत सामग्री का प्रवर्तिगत विश्लेषण करना। तो बार बार ये चीज़ें सारी ही सही हैं, यानी पहले आप किसी भी चार सामग्री का संकलन करेंगे, फिर सामग्री संकलन का उसका व्यवस्थित करेंगे, जो जो सामग्रियाँ आपने इकट्ठी की हैं इस इतिहास को लिखने के लिए, फिर उसके बाद में संकलित सामग्री का क्रम निर्धारण करना कि वो कब कब कौन से टाइम में हुई थी, और उनका वर्गीकरण करना कि कौन कौन सी किस एरिया के किस चीज़ के अंदर हम रखेंगे उन सामग्रियों को। तो वो सारी चीज़ें, जैसे आप कोई भी सभ्यता देखते हैं तो सभ्यता को जिस तरह से लिखा गया है, मान लीजिए, तो कई सारी सभ्यताएं जब ढूंढ ली जाती हैं तो उन सभी सभ्यताओं को पहले मिलाया जाता है एक जगह इकट्ठा करके, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन सी सभ्यता कब टाइम पर कब कहाँ रही होगी, ठीक है। तो उन सबका काल निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी रहेगा। तो लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? उपयुक्त सभी चीज़ें यहाँ पर सही और सटीक होनी चाहिए। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? सर्वप्रथम किसने लिखा था? गारसादा तासी ने लिखा था। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने सबसे पहले इतिहास लिखा था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन रहेगा।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? गारसादा तासी ने लिखा था। गारसादा तासी ने निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? सबसे पहले इसने लिखा था तो कौन सा ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा था? तो इसका जो ग्रंथ था वो कौन था? इस्तवार दल्ला लित्रोचुर एदुई ए हिंदुस्तानी। देखिए यहाँ पर ये जो है उर्दू भाषा के अंदर इन्होंने लिखा था, तो ये उर्दू भाषा के अंदर ही इसका नाम लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सटीक और सही रहेगा। ठीक है, कौन सा आंसर? सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं है। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण करना, कवियों का वर्ण कर्मानुसार विवरण करना, या कुल 150 कवियों का विवरण करना। यह ग्रंथ मूलतः 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग है वो 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी ऑप्शन, कुल 150 कवियों का विवरण किया। ठीक है, गलत क्या है इसके अंदर, यानी गलत चीज़ तो ये है, लेकिन ये चीज़ इसके अंदर सही है क्योंकि इसने क्या लिख रखा है? जो नहीं है। तो नहीं का आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। गारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कुल कितने कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था? तो उसने कुल कितने कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था? 70 कवियों का। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 150 कवि दे रखा है। इसमें कितना दे रखा है? 150। तो 150 कवियों का नहीं किया था उसने, कितनों का किया था? 70 का किया था। इसलिए क्या होगा? ये आपका गलत होगा और नीचे वाला क्या है? 70 कवि सही हैं। ठीक है, गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला, नाम भी अजीब से लिख रखे हैं इन्होंने, जो भी है ये पढ़ लीजिएगा। एदोई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद करने वाले कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया था? इस इतिहास का हिंदी लेखन किया था। ठीक है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह चौहान कृत शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकाल कौन सा है? तो रचनाकाल कौन सा है? इसका रचनाकाल है 1883 के अंदर। कौन सा है? 1883 के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो प्रकाशन वर्ष था 1888। कौन सा था? 1888। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो जो रूप था वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ और ये किसका था? तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ था। तो किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो बंगाल की पत्रिका है एक, उसके विशेषांक मतलब उस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाल्तेयर का जो क्यूट होता है जिस पेज पर लिखा आता है उसके अंदर विशेषांक शब्द से बोला जाता है, यानी उस पेज को। तो वहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका थी उसके अंदर ये प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यानी उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखा था उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला तो दे रखा है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तो सही है क्योंकि ऊपर थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास का ग्रंथ है वो कब लिखा गया था? तो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो ये बात भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी है, ये बात भी क्या है? सही है। ये हमसे पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है, जबकि ये दोनों कथन तो क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, इसमें कवियों और लेखकों का वर्णन कर्मानुसार वर्णन है, तो ये बात गलत है। वर्ण कर्मानुसार वर्णन है वो इस लेख के अंदर नहीं लिखा गया है। इस कंडीशन में ये क्या है? असत्य कथन है। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सबसे सही होगा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान है? यानी उसके अंदर कमी कौन सी चीज़ की है? जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके अंदर कवियों के काल कर्मानुसार वर्णन का अभाव है, तो ये बात सही है, दोष विद्यमान है। इतिहास लेखन में व्यापक दृष्टिकोण एवं तर्क पुष्ट काल विभाजन का अभाव,
तो देखिए सही है। ऊपर वाला भी यहाँ पर दोष है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं लिखी थी उसने, लेकिन इतिहास लेखन में व्यापक दृष्टिकोण एवं तर्कपुष्ट काल विभाजन का अभाव है। तो ये बात ऊपर वाली बात है वो नीचे वाली बात के अंदर आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ में इतिहास लेखन में व्यापक दृष्टिकोण भी उनके अंदर नहीं था। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन रहेगा। और सबसे बड़ा ऑप्शन भी कौन सा है? यही है। अब बार बार इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किसी क्वेश्चन का लगभग चांसेस 80 से 90% यही होता है कि जो ऑप्शन बड़ा होगा वही आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप हर पेपर में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी आते हैं तो आप तुक्का लगा करके भी सही कर सकते हैं। जो आंसर सबसे बड़ा दिख रहा है उसे आप बिना सोचे समझे कर दीजिएगा, आपके 4-5 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो मिस्र बंधु विनोद है वो कितने भागों में विभक्त है? ये 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है स्टार्टिंग का वो कब हुआ था? 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। मिस्र बंधु विनोद के विषय में असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, राइट बात है। इसके चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए, जबकि चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित नहीं हुए थे, अलग अलग टाइम पर विभाजित हुए थे। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया है। इस ग्रंथ में कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के अनेक अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन सबसे सटीक और सही होगा। इसके चारों भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित नहीं हुए थे, अलग अलग टाइम पर प्रकाशित हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ में लिए? किस ग्रंथ से लिए? तो किस ग्रंथ से लिए थे? मिस्र बंधु विनोद से लिए थे, शिव सिंह सिरोद से लिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उन्होंने किससे लिए थे? मिस्र बंधु विनोद से लिए थे। सही आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन राइट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ और किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है? तो टोटल कितने वर्षों का इतिहास उन्होंने प्रस्तुत किया है? तो 900 वर्षों का। कितने वर्षों का? 900 वर्षों का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने वर्ष? टोटल 900 ग्रंथों का इतिहास, 900 साल का जो टोटल इतिहास है वो उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल ने कितने भाग खंडों में विभाजित किया है? तो उन्होंने किया है 4 खंडों में। कितने खंडों में? 4 खंडों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कालखंड शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? अब चारों में से कौन सा काल नहीं है? तो वीरगाथा काल, सूत्रकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वो क्या है? सूत्रकाल रहेगा। कौन सा सही आंसर है? सूत्रकाल। निम्नलिखित में से कौन सी आचार्य शुक्ल में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की विशेषता नहीं है? यानी कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर लिख रखा है। क्या पूछा है आपसे? कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक कालखंड की अवधि निश्चित की गई है। कवियों का वर्णन क्रमानुसार दिया गया है। प्रत्येक कालखंड की प्रमुख एवं गौण प्रवृत्तियों का विवेचन है, या प्रत्येक काल का नामकरण उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन है। कवियों का वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। तो सही आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन सबसे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इतिहास ग्रंथ लिख रखे हैं एक तरफ और एक तरफ क्या लिख रखे हैं? उनके रचनाकार लिख रखे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास करने वाले कौन थे? हरिओम थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले कौन थे? तो वो थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन सबसे सही रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन सबसे सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल रचना किसकी है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल ये रचना किसकी है, तो ये रचना करने वाले कौन हैं, तो ये हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह। कौन है, डॉक्टर वासुदेव सिंह। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था 1938 के अंदर। कब हुआ था, 1938 के अंदर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो कब से माना गया है, तो उनका माना गया है 1930 ईस्वी से। कब से माना गया है, 1913 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो हिंदी का पहला कवि किसको माना है, स्वयंभू को माना है। किसको माना है, स्वयंभू को है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का सबसे पहला कवि माना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ में किस कालखंड का विवेचन किया गया है, तो किस कालखंड का विवेचन किया गया है, तो वो किया गया है भौगोलिक स्थितियों एवं हिंदी सभ्यता के प्रभाव का विश्लेषण। बी आंसर क्या होगा यहाँ पर, सबसे सही और सटीक आंसर रहेगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सबसे बड़ा, और कौन सा ऑप्शन है, तो यही सबसे बड़ा ऑप्शन है, तो ये क्या होगा, सही रहेगा। श्री कृष्णलाल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ में किस कालखंड का विवेचन किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ में किस कालखंड का विवेचन किया गया, यानी कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच का जो इतिहास है वो इसके अंदर लिखा गया है, तो वो कौन कब से कब का लिखा गया है, 1900 से 1950 ईस्वी तक, यानी 50 सालों का जो इतिहास है वो इसके अंदर लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1900 से 1950 के बीच का इतिहास है वो इसके अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है, तो कितने कालखंडों में विभाजित किया है, 6 कालखंडों में। धीरेन्द्र वर्मा ने कितने की में किया है, तो 6 कालखंडों में विभाजित किया है अपने टोटल इतिहास को इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नगरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया है, तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार सारे खंड आ जाएंगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर सभी खंडों को अगर आप एक साथ लिख लेंगे एक पेज के ऊपर कि किसने कितने खंड में किए थे, तो आपको बखूबी तौर पर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो सभी खंडों को है वो एक साथ एक पेज पर आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में इसे पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में असंगत कथन छांटिए। नागरी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के विषय में असंगत कथन छांटना है आपको, गलत चीज़ कौन सी है वो चीज़ आपको पता करनी है। तो हिंदी साहित्य का विभाजन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, प्रत्येक कालखंड के कवियों लेखकों की युगीन परिस्थितियों का मूल्यांकन किया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है, या फिर हिंदी साहित्य के विकास में अंग्रेजी साहित्य के योगदान का विश्लेषण किया गया है। विषय में असंगत कथन कौन सा है, तो देखिए असंगत कथन कौन सा होगा यहाँ पर, तो यही होगा डी ऑप्शन, यानी इंग्लिश का हिंदी साहित्य के विकास में अंग्रेजी साहित्य के योगदान का विवेचन किया गया है। तो ये बात क्या है, असंगत है, गलत है, विवेचन नहीं किया गया है। ठीक है, इंग्लिश भाषा का उसके अंदर, तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ की रचना की, तो गणपति चंद्र गुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ की, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन सा लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन सबसे सही रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य के रूपात्मक, प्रवर्त्यात्मक एवं गुणात्मक विकास के सिद्धांत स्थापित किए हैं, तो किसने किए हैं, तो ये आंसर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्या आंसर होगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। सी आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, तो ये कब प्रकाशित हुआ था, 1965 के अंदर। कब हुआ था, 1965 के अंदर। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया। खंडों में विभाजित करने का मतलब है उन्होंने अपना इतिहास लिखा था, उसको कितने भागों में लिखा था, पहले लिख दिया फिर उसके बाद में दोबारा थोड़ा सा और इतिहास है वो दूसरे खंड में लिख दिया, तो इस तरह से कितने खंडों में विभाजित किया था, तो उन्होंने किया था 4 खंडों में। तो लगभग लिखा इतिहासकारों ने कितने खंडों में विभाजित किया अपने इतिहास को, 4 में किया, किसी किसी ने 5 या 6 में किया है, लेकिन लगभग ने कितना में किया है, 4 में विभाजित किया है। ठीक है,
निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथ और रचनाकार का बेमेल विकल्प छांटिए, यानी सही विकल्प कौन सा नहीं है। जो बेमेल विकल्प है उसको आपको छांटना है। तो बेमेल विकल्प यहाँ पर कौन सा है, तो बेमेल जो विकल्प है वो है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, हिंदी साहित्य। कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका ए ऑप्शन। कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका सही है, यानी तीन। तीन का मतलब हो गया हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रभाव इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो ये तीन में राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा, डॉक्टर बच्चन। क्या रहेगा इसका, डॉक्टर बच्चन। राइट आंसर इसका ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो ये कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तीन खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में, तीन खंडों के अंदर प्रकाशित हुआ था। साहित्य जनता की चित्रवर्ती का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है, तो ये कथन कहने वाले कौन थे, तो ये थे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात कही गई। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल रहेगा। कौन सा आंसर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम काल कर्मानुसार वर्णन किसने प्रस्तुत किया, यानी सभी चीज़ों को काल के अनुसार। पहले लोगों ने इतिहास तो लिख दिया था लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा था, टाइम नहीं लिखा था कि कब कौन सा किस टाइम से किस टाइम तक हुआ था। तो सबसे पहले टाइम पीरियड लिखने वाले कौन थे, तो वो थे गिरियर्सन। कौन थे, गिरियर्सन। कालक्रम का से इतिहास लिखने के लिए किसको जाना जाता है, तो गिरियर्सन को जाना जाता है। गारसी दत्तासी ने अपने ग्रंथ में कवियों का वर्णन किस आधार पर किया था, तो उन्होंने अपने कर्णों वर्ण क्रम के अनुसार किया था। किसके अनुसार किया था, वर्ण क्रम के अनुसार। किसके अनुसार किया था, वर्ण क्रम के अनुसार उनका वर्णन किया था। डी ऑप्शन क्या है, सबसे सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो ये रचना किसकी है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। ठीक है, लगभग ये सारे लोग हैं वो पीएचडी धारी थे, इसलिए इन सबके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, डॉक्टर लगाया जाता है। जो लोग पीएचडी कर लेते हैं उनके नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। तो नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का क्या शीर्षक है, तो हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है उसका प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो क्या शीर्षक है, तो उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या क्या है उसका शीर्षक, हिंदी साहित्य की पीठिका ही उसका शीर्षक है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह किसका कथन है। इतिवृत्तात्मक लेखन पाया जाता है विनोद में, तो ये लेखन किसका है, तो ये लेखन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लेख कथन है ये। नेक्स्ट देखिए, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किसका है। तो देखिए इस प्रकार के जो कथन है वो एक कथन आपके पेपर में 100% आएगा, क्योंकि पहले भी आप देख चुके हैं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे हिस्ट्री का पेपर आपका हुआ हो, उन पेपर्स के अंदर जब आपने पेपर देखा है तो उनके अंदर कथन हैं वो सबसे 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर कथन के बारे में पूछा गया है कि कौन सी बात किस इंसान ने कही थी। तो इस पेपर के अंदर भी चांसेस हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने के, तो इन चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कहने वाले कौन थे, आचार्य देवी प्रसाद त्रिवेदी थे। कौन थे, आचार्य देवी प्रसाद, सॉरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात कही थी कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ लेकिन जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो इस साहित्य का रूप है वो बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज बाहर आया है या आज लिखा गया है। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन में यह कथन किसका है, तो ये कथन बार बार आ रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये होगा टी.एस. इलियट। क्या होगा, टी.एस. इलियट। यह कथन किसने दिया था, तो ये कथन दिया था टी.एस. इलियट ने। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष तौर से आप पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अतीत के किसी भी कथ्य तत्व एवं प्रकृति का वर्णन, विवेचन और विश्लेषण जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है या इतिहास कहलाता है। तो अतीत के किसी भी कथ्य का मतलब होता है किसी कार्य का या किसी काम का
तथ्य एवं प्रवृत्ति विवरण विवेचन विश्लेषण जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया उसे हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इतिहास के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन सही रहेगा। हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी या खड़ी बोली हिंदी को ही विस्तार क्षेत्र मानना किस प्रकार की दृष्टि का सूचक है? तो ये किस प्रकार की दृष्टि का सूचक है? संकुचित दृष्टि का सूचक है। कौन सी दृष्टि का? संकुचित। संकुचित दृष्टि का मतलब होता है जिसकी सोच है वो ज़्यादा विस्तारित ना हो, जो ज़्यादा लंबी चौड़ी दूर तक भविष्य तक या वर्तमान तक ना सोच पाए, जिसकी सोच बहुत छोटी हो, उसको संकुचित दृष्टि कहते हैं। तो हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी या खड़ी बोली हिंदी को ही विस्तार क्षेत्र, यानी जो खड़ी बोली है या जो हिंदी है वो हिंदी के ही विस्तार क्षेत्र को कह दिया जाए तो ये एक संकुचित दृष्टि दिखाती है यहाँ पर। ठीक है। हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास के अंतर्गत उर्दू भाषा के साहित्य को सम्मिलित किया जाना है, ये परिचायक है। किसका परिचायक है? तो ये है विस्तारवादी मत का। किसका है? विस्तारवादी मत का परिचायक है। यानी जो हिंदी भाषा है उस साहित्य का जो इतिहास लिखा जाता है उसके अंदर उर्दू भाषा के इतिहास को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये एक विस्तारवादी, यानी किसी चीज़ को विस्तार तौर पर लिखना, बड़े क्षेत्र, बड़े ब्रॉड रीजन के अंदर लिखना ही क्या कहलाता है? तो विस्तारवादी मत का ये क्या है? परिचायक है, यानी बड़ी सोच का उदाहरण है ये। साहित्य के इतिहास लेखन का संश्लिष्ट रूप वह है जिसमें, संश्लिष्ट रूप क्या है? वह कौन सा है? तो युग चेतना और साहित्यिक चेतना का समन्वय हो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यही ए ऑप्शन रहेगा। युग चेतना एवं साहित्यिक चेतना का समन्वय हो, वही क्या कहलाता है? इतिहास, साहित्य का सही इतिहास या लेखन कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया गया है? यानी कौन सी संस्था है जो हिंदी साहित्य का, जिसने ब्रॉड क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र के अंदर उसका पूरा साहित्य का इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, तो वो कौन सी संस्था है? तो वो है काशी नगरी प्रचारिणी सभा। कौन सी सभा है? काशी नगरी प्रचारिणी सभा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था द्वारा किया गया है? तो कौन सी संस्था द्वारा? काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा किया गया है। काशी नगरी प्रचारिणी सभा द्वारा। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? कौन से तत्वों के अभाव के कारण? तो कौन सा? कालक्रम एवं संसम्मत का अभाव, युगीन चेतना का अभाव, प्रवृत्ति विश्लेषण का अभाव, या उपयुक्त सभी का अभाव। तो यहाँ पर जो सही और सटीक आंसर है क्या है? उपयुक्त सभी का अभाव। क्या है? उपयुक्त सभी का अभाव। यानी 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो लिखी गई थी भक्तिमाल, इन तीनों के अंदर कालक्रम और संसम्मत का भी अभाव था। युगीन चेतना, यानी उस युग के अंदर कौन सी चीज़ की चेतना जो आई थी, जो फ्यूचर भविष्य के अंदर है, वो लोगों पर प्रभाव डाला था, उसका भी अभाव है। प्रवृत्ति विश्लेषण का भी इसमें अभाव है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। गारसादा तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा था? तो सबसे पहले हिंदी इतिहास को लिखने वाले कौन से? गारसादा तासी थे। तो उनके इतिहास मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो उनका जो इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया था। और बाद में चल करके उनका हिंदी में अनुवाद भी किया गया था। तो कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा के अंदर। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में लिखा गया था। किस में? अंग्रेजी में। देखिए, ग्रियर्सन का किस में लिखा गया था? अंग्रेजी में। जबकि गारदा तासी का किस में लिखा गया था? तो फ्रेंच में लिखा गया था। है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का इतिहास, लेकिन लिखा किस में गया था? तो गारसादा तासी ने तो लिखा था फ्रेंच में, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस में लिखा था? अंग्रेजी के अंदर लिखा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है? सही अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कहा जा सकता है, तो वो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस चीज़ को पहले भी हमने पढ़ा था और एक बार फिर से ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। राइट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन। किस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा आप। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप 100%
इसको ध्यान से देखिएगा। तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान, ये क्या है? ये हिंदी साहित्य का लिखा हुआ सबसे पहला इतिहास इसे कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास मानने का क्या कारण है? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास मानने का पीछे कारण क्या है? समस्त लिखित सामग्री का काल क्रमानुसार काल खंडों में विभाजन करना, जो भी उन्होंने लिखा वो डेट के साथ लिखा, वक्त के साथ लिखा और प्रॉपर उनको खंडों में विभाजित किया। सही बात है। काल विशेष का प्रवर्तनात्मक विश्लेषण सहित प्रेरणा स्रोतों का भी उल्लेख किया कि उन्हें उस चीज़ को लिखने के बारे में प्रेरणा कहाँ से मिली या उस चीज़ को वो किस स्रोत के आधार पर लिख सकते हैं, तो उस चीज़ का भी उल्लेख किया। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का स्थित्यात्मक विवेचन भी किया कि उस टाइम पर उस जगह के अंदर किस टाइप की संस्कृतियों की पृष्ठभूमि रहा करती थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी रहेगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। सभी आंसर क्या है? सही है। ठीक है। मित्र बंधु के नाम से जाने वाले घनश्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र के तीसरे भाई का क्या नाम था? तो तीसरे भाई का नाम क्या था? तो वो नाम था गणेश बिहारी मिश्र। क्या नाम था? गणेश बिहारी मिश्र उनका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा रहा है? तो सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा रहा है? तो वो रहा है आदिकाल। कौन सा काल रहा है? आदिकाल सबसे ज़्यादा विवादित काल रहने वाला काल है। सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के आकाश पर एक जाज्जलवान नक्षत्र उदित हुआ, जिसका साहित्य इतिहास आज भी इस परंपरा में उत्कृष्ट है। यह नक्षत्र कौन था? तो यह नक्षत्र कौन था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। कौन था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। यानी एक तारे के रूप में एक इतिहासकार का जन्म हुआ, तो ये कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास की पूर्वाग्रह युक्त मान्यताएं क्या थी? तो पूर्वाग्रह युक्त मान्यताएं क्या थी? भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, या फिर प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकूल है, संत मत पर इस्लाम के एकेश्वरवाद का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी सारी बातें यहाँ पर क्या है? सही है। तो सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। ठीक है। अगला देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि में हम समन्वय पाए हैं। तो किस चीज़ का समन्वय हम पाए हैं? ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्ण परंपरा बोध का। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन सबसे सही रहेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्ण परंपरा बोध का। तो सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। नगरीय प्रचारिणी सभा एकलव्य प्रतिष्ठ संस्था है जो किस क्षेत्र के अंदर अग्रणी है? तो वो किस क्षेत्र के अंदर अनुसंधानपरक साहित्य को प्रकाशित करती है। यानी जो नई नई चीज़ों का जो आविष्कार होता है, उन आविष्कारों से रिलेटेड जो साहित्य है उसको प्रकाशित करने का काम कौन करती है? नागरी प्रचारिणी सभा उपलब्ध करवाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अनुसंधान परक साहित्य का प्रकाशित कौन करती है? तो वो कौन करती है? नागरी प्रचारिणी सभा करती है। कौन करती है? नागरी प्रचारिणी सभा एकत्रित एकलव्य प्रतिष्ठ संस्था है। तो नागरी प्रचारिणी सभा है वो जितने भी जो नए नए आविष्कार होते हैं साइंटिफिक क्षेत्र के अंदर, उन सभी को प्रकाशित करने का काम करती है। ठीक है। सी और डी दोनों सही होंगे। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को भी बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर है वो सी ऑप्शन ये रहेगा, सॉरी। तो इसका जो सी आंसर है वो ये सही है, यानी बी, सी और डी दोनों सही है यहाँ पर। ये भी सही है और ये भी क्या है? सही है। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को भी बढ़ावा देती है और अनुसंधानात्मक इस साहित्य को प्रकाशित करती है। दोनों बातें क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभा कौन सी है? तो ये सभा है नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था कहाँ स्थित है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्था है वो कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर है। कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में है। जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ
हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में सारी जानकारी आप ले लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी लिखी थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का ये प्रथम इतिहास था, इसमें लिखा गया था। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको किस में लिखा था? जो उन्होंने इसको लिखा था इंग्लिश के अंदर। किस में लिखा था? इंग्लिश के अंदर लिखा था और बाद में इसको ट्रांसलेट किस में किया गया? हिंदी के अंदर। तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है। अब अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये बात कहने वाले कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी थे। कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी समस्या नहीं है? हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी समस्या नहीं है, ये बात पूछी गई है आपसे। क्या पूछा गया है? नहीं है। ठीक है, ना कि है पूछी गई है। तो काल विभाजन की समस्या, ये तो समस्या है। नामकरण की समस्या, नामकरण भी समस्या भी हिंदी साहित्य के अंदर रही है। प्रारंभिक सीमा संबंधी समस्या, तो ये भी रही है। रचनाओं को समझाने की समस्या, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? सही है। ये समस्या नहीं रही, बाकी की सारी समस्याएं हैं वो हिंदी इतिहास के अंदर रही है। ठीक है। कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनके अंदर नामकरण की समस्या थी, किसी के अंदर काल विभाजन की समस्या थी, किसी के अंदर प्रारंभिक सीमा संबंधी समस्या थी, किसी के अंदर आधुनिक काल के अंतर विभाजन की समस्या थी कि कब आधुनिक इतिहास स्टार्ट हुआ और कब पूर्व काल था। तो उनके बीच में बीच की जो एक लाइन है, उस लाइन का विभाजित करने में भी वो असमर्थ रहे थे। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? रचनाओं को समझाने की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का कौन सा आधार स्वीकार नहीं किया गया है? यानी कौन सा ऐसा आधार है जिसको काल विभाजन, समय को विभाजन करना और उनके नामकरण करना, उसका कौन सा आधार स्वीकार नहीं किया गया है? तो इसका सबसे ठीक आंसर क्या होगा? जनमत के आधार पर नामकरण। कौन सा होगा? जनमत के आधार पर नामकरण। ई ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सबसे ठीक है। बाकी आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी एक बार अगर आपने पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ लिया है तो फिर बार बार वही चीज़ें वापस रिकॉल हो रही हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में वो क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि किसी अगर विचारक का नाम, किसी लेखक का नाम, किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी डेट का नाम, उन चीज़ों में बिल्कुल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो बेसिक सवाल हैं वो सवाल आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो। ठीक है। भक्ति काल के नामकरण का क्या आधार है? भक्ति काल के नामकरण का आधार क्या है? लोक गायन, लोकनायक का प्रभाव, शासन काल का प्रभाव, कालक्रम का प्रभाव, सांस्कृतिक घटना एवं साहित्यिक प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर भक्ति काल दे रखा है, तो भक्ति काल का सीधा सीधा संबंध है वो थोड़ा कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर नामकरण का जो मेन आधार है वो किस पर आधारित होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक घटना एवं साहित्यिक प्रवृत्ति पर होगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? सबसे सही होगा। काल विभाजन किस पद्धति के आधार पर किया जाना श्रेष्ठ है? काल विभाजन यानी टाइम पीरियड को है वो मैनेज करना या उसको डिवाइड करना, किस पद्धति के आधार पर किया जाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो किस पद्धति के आधार पर किया जाना सर्वश्रेष्ठ है? वो है सामंतिक पद्धति के आधार पर। कौन सी पद्धति? समन्वित पद्धति के आधार पर। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के आधार के रूप में किसका समर्थन किया है? तो किसका समर्थन किया है? तो उन्होंने समर्थन किस चीज़ का किया है? तो वो क्या है? साहित्यिक प्रवृत्ति का। किस चीज़ का? साहित्यिक प्रवृत्ति का। ये ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? सही रहेगा। डॉक्टर नगेंद्र ने युगों के नामकरण के लिए अनिवार्य माना है, तो युगों के नामकरण के लिए किसको अनिवार्य माना है डॉक्टर नगेंद्र ने? तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रवृत्ति को भी माना है, साहित्यिक चेतना के आधार को भी माना है, इसके अलावा सांस्कृतिक प्रवृत्ति को भी माना है। उपयुक्त सभी क्या होंगे यहाँ पर? सही होंगे। यानी चारों ही प्रवृत्ति को उन्होंने क्या माना है? सही, तीनों प्रवृत्ति को। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर युगों के सीमांकन के लिए डॉक्टर नरेंद्र ने किस आधार को स्वीकार करने पर बल दिया है? तो किस आधार पर दिया है? मूल प्रवृत्तियों का आरंभ एवं अवसान। मूल प्रवृत्तियों का आरंभ एवं अवसान, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम करने वाले तो कौन थे? तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है।
गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया, इसे आप बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गिरियर्सन ही था जिसने हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा था। तो सबसे बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन ये आने के चांसेस हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में, कितने खंडों में विभाजित किया था, तो उन्होंने किया था 11 के अंदर। कितने में किया था, 11 में। विशेष तौर से आप इसे याद रख लीजिएगा, गिरियर्सन ने कितने में किया था, 11 खंडों में विभाजित किया था, ठीक है। गिरियर्सन की काल विभाजन की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी उसने जो काल विभाजन किया था उसकी विशेषता नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर, सही है। तो ये कह रहा है विशेषता नहीं है, तो इसकी नहीं विशेषता कौन सी है, गिरियर्सन ने आदिकाल के लिए वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इसका प्रयोग उसने नहीं किया था। तो सबसे सही और सटीक आंसर क्या होगा इसका, नहीं वाला ई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ई ऑप्शन है। गिरियर्सन के काल विभाजन के किस तत्व का शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रेरक रूप में ग्रहण किया, तो प्रेरक रूप में किस काल को, भक्ति काल की 3 धाराओं का पृथक पृथक उल्लेख, भक्ति काल की 3 धाराओं का पृथक पृथक उल्लेख। राइट आंसर क्या होगा इसका, सॉरी डी ऑप्शन इसका सबसे सही रहेगा, क्या रहेगा, बी व सी दोनों, यानी सी ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर सही है, और इसके अलावा ए बी ऑप्शन भी क्या है, रीति काव्य शब्द का प्रयोग, ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो बी और सी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गिरियर्सन के इतिहास से क्या ग्रहण किया, गिरियर्सन ने जो इतिहास लिखा था, गिरियर्सन के इतिहास से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या ग्रहण किया, तो उन्होंने किया था आदिकाल के लिए चारण काल नामकरण, क्या किया था, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आदिकाल के लिए चारण काल का नाम। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया, तो मिस्र बंधुओं ने कितने भागों में विभाजित किया था, तो उन्होंने किया था 8 भागों के अंदर, कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया था। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन तथा नामकरण गिरियर्सन के काल विभाजन और नामकरण से किस प्रकार भिन्न है, दोनों का भिन्न भिन्न है, तो किस प्रकार भिन्न है, तो वो भिन्न किस प्रकार है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, सही होंगी, ठीक है। यानी मिस्र बंधुओं का काल विभाजन के आरंभ, मध्य और वर्तमान काल को प्रमुखता दी, ये बात भी सही है, यानी भिन्न था उनसे। तो ये सभी बातें क्या है यहाँ पर सही और सटीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, उपयुक्त सभी रहेगा, ई ऑप्शन सबसे सटीक और सही आंसर है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन के विषय में सत्य कथन कौन सा है, आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल से पूर्व अपभ्रंश काल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, ये बात सही है। तो बात कौन सी सही है, यही सही है। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, सही रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन भी कौन सा है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल के लिए कौन सा नाम स्वीकार किया है, तो आधुनिक काल के लिए बाबू श्याम सुंदर दास ने कौन सा नामकरण आदेश किया है, नवीन विकास युग, कौन सा किया है, नवीन विकास युग का। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल के लिए वीरकाल नाम को उचित माना है, आदिकाल के लिए वीरकाल नाम को उचित माना है, तो वो कौन से थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विद्वान ने आदिकाल में रचित धार्मिक साहित्य को साहित्यिक क्षेत्र में समाहित नहीं किया है, यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं किया है। तो नहीं करने वाले कौन थे, तो नहीं करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल में रचित धार्मिक साहित्य को साहित्य क्षेत्र में समाहित, यानी जो धार्मिक साहित्य है उसको साहित्यिक क्षेत्र के अंदर समाहित नहीं करने वाले कौन थे, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, तो कितने ग्रंथों के आधार पर, तो 12 ग्रंथों के आधार पर, कौन से ग्रंथ, 12 ग्रंथ के आधार पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के किन कालखंडों की प्रारंभिक सीमा विवाद के घेरे में रही है, तो किस कालखंड की सीमा विवाद के घेरे में रही है स्टार्टिंग की, तो वो कौन सा है, ए व बी दोनों, यानी आदिकाल और कौन सा, आधुनिकता, आधुनिक काल। आधुनिक काल और आदिकाल इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण करने में असमर्थ रहे थे, ठीक है। तो आदिकाल और आधुनिक काल। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य धारा आदिकाल में नहीं थी, कौन सी काव्य धारा आदिकाल में नहीं थी, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, प्रेम मार्गी काव्य, तो कौन सा नहीं था, तो प्रेम मार्गी काव्य ये नहीं था। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा काव्य धारा आदिकाल में नहीं थी, तो आदिकाल में कौन सी काव्य धारा नहीं थी, तो नहीं कौन सी थी, प्रेम मार्गी काव्य धारा नहीं थी। आदिकाल काल आधुनिक काल के लिए परिवर्तन काल और वर्तमान काल शब्दों का प्रयोग किस विद्वान ने किया था, आधुनिक काल के लिए परिवर्तन काल और वर्तमान काल का शब्द, ये राइट
देख लीजिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिवर्तन काल और वर्तमान काल शब्दों का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो विद्वान कौन थे? वो थे मिश्र बंधुओं ने। किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन रहेगा। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल के लिए परिवर्तन काल और वर्तमान काल का शब्द का प्रयोग किया था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। सेकंड यूनिट के अंदर आपके इतने ही सवाल थे। थर्ड यूनिट लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सेकंड यूनिट आराम से दोबारा पढ़ लीजिएगा ढंग से। एक बार अगर आप इस पूरी क्लास को भी रिवाइज कर लेते हैं, बार बार इसे 2 बार पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई भी सीरीज या कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? तो आप बशर्ते आप पढ़ करके, बाकायदा आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन है वो सीरीज से ही लिख के लिए गए हैं। ठीक है? तो 1 वीक सीरीज जो आपकी आती है उसी में से क्वेश्चन लिए गए हैं, और ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि उस सीरीज़ के अंदर से ही सारे क्वेश्चन हैं वो आ जाएँ। ठीक है? तो आप अगर उतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बाकायदा आपका सिलेक्शन, आपका जो पेपर है वो बढ़िया तरीके से जाएगा। तो 1.5 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसे आप बढ़िया तरीके से शांत दिमाग के साथ, दिल और दिमाग को एक जगह एकचित होकर के अगर आप पेपर करते हैं तो आसानी से आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा ब्रीफली आपका सब्जेक्ट भी, आपका सिलेबस भी नहीं होता है। वो छोटा सा सिलेबस होता है आपका, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बखूबी अगर बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। और वैसे भी आप अगर हिंदी साहित्य को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पौराणिक चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा और आपका अनुभव है वो बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।